हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोत के बारे में। तो जब हम व्यवसाय स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो धन आप कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं, कौन कौन से उसके स्रोत है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय पे। तो हर व्यक्ति जो व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है उसे धन जुटाने के लिए विभिन्न स्रोतों के संबंध में जानना महत्वपूर्ण है। कि तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहता है, यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ से धन एकत्रित कर सकते हैं। उचित स्रोत का चयन करने के लिए विभिन्न स्रोतों के सापेक्ष गुणों को जानना भी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी एक स्रोत का चयन करते हैं तो उसके गुण और सीमाएं दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्यवसाय की वित्त की क्या प्रकृति होती है, क्या इसका महत्व होता है। व्यवसाय संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। वित्त को इसलिए व्यवसाय का जीवन रक्षक कहा जाता है। जीवन रक्षक भी कह सकते हैं आपको, या फिर व्यवसाय का ब्लड भी कह सकते हैं, खून भी कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमें हमारे बॉडी को ब्लड की ज़रूरत होती है, उसके बिना बॉडी रन नहीं कर सकती, उसी तरीके से एक बिजनेस को रन करने के लिए वित्त की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। इसलिए उस जो वित्त है हमारा, उसे हम व्यवसाय के ब्लड के रूप में भी जान लेते हैं, या फिर हम उसे जीवन रक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता को ही हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक वित्त कहते हैं। अगर अब डेफिनेशन आ जाएगी व्यवसायिक वित्त की, तो लिख सकते हैं कि जब हमें व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक वित्त कहते हैं। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धन के कार्य नहीं कर सकता। वित्त की आवश्यकता व्यवसायी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के निर्णय से ही हो जाती है। प्रारंभ करने के निर्णय से ही क्यों हो जाती है? क्योंकि हम कहाँ से तो हमारा प्लांट और मशीनरी खरीदेंगे, कहाँ से हम हमारी स्थायी संपत्तियों का क्रय करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों में भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इसलिए हमारी आवश्यकता, जब हम व्यवसाय के बारे में सोचते हैं तभी से ही हमारी वित्त की आवश्यकता भी स्टार्ट हो जाती है। कुछ राशि की आवश्यकता तो तुरंत हो जाती है, जैसे कि मशीनरी और संयंत्र, फर्नीचर और अन्य संपत्तियों को खरीदने हेतु। ये तो क्या आपको फटाफट वित्त के लिए ज़रूरी है, तुरंत आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपने व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, आपको फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा, आपको अपनी संपत्ति भी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए इस वित्त की आवश्यकता तो तुरंत हो जाती है। इसी प्रकार कुछ कोष की आवश्यकता दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए होती है। डे टू डे जो ऑपरेशन होगा, डे टू डे रूटीन में जो काम हो रहे होंगे, दिन प्रतिदिन के कार्य, जैसे कि कर्मचारियों को सैलरी देना, किराए का पेमेंट करना, भाड़े का पेमेंट करना, तो वो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी आपको वित्त की आवश्यकता होती है। जैसे कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों को वेतन देना, तो दोनों ही तरीके से आपको वित्त की आवश्यकता हो सकती है, स्थायी संपत्तियों की खरीद के लिए भी और दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी। ठीक है, तो फिर बात आती है अपनी व्यवसाय के लिए वित्त की आवश्यकताओं को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला तो होता है स्थायी पूंजी की आवश्यकता और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता का मतलब जब हमें स्थायी संपत्ति में विनियोग करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है तो उसे हम स्थायी पूंजी की आवश्यकता कहते हैं। देखिए, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए स्थायी संपत्ति जैसे कि भूमि और भवन, संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसे उद्यम की स्थायी पूंजी की आवश्यकता कहते हैं। भूमि और भवन स्थायी संपत्ति है, संयंत्र और मशीनरी स्थायी संपत्ति है, फर्नीचर स्थायी संपत्ति। तो किसी भी स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए जब आपको धन की आवश्यकता होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थायी पूंजी की आवश्यकता। दूसरी बात आती है कि स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। तो स्थायी पूंजी का मतलब ये कि जिस स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं, तो स्थायी संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति जिसके अंदर एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में, निवेश करने के बाद में लंबे समय तक वो उसी में रखा रहता है, उसको आप फटाफट से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम स्थायी पूंजी कहते हैं, स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे कि फर्नीचर एक बार अगर आपने खरीद लिया, तो जैसे कि आज मैं फर्नीचर खरीद के लेके आऊँ तो ज़रूरी है कि मैं कल बेच दूँ या फिर 10 मिनट बाद बेच दूँ, तो इसको बिकने में, इसको बेचने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए इसमें जो पैसा होता है स्थायी संपत्ति में किया गया निवेश, वो लंबे समय तक इसके लिए लॉक हो जाता है, आप उसको फटाफट से कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो देखो, स्थायी संपत्तियों के लिए आवश्यक पूंजी का व्यवसाय में निवेश लंबे समय तक रहता है। यही बात है कि एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इसमें पैसा लंबे समय तक के लिए लगा रहता है, आप उसको फटाफट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता।
कार्यशील पूंजी का मतलब दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जब हमें कोष की आवश्यकता होती है तो उसे हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में जानते हैं, ठीक है। तो किसी उद्यम की वित्त की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों की खरीद के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती कि आपने स्थायी संपत्ति खरीदी और आपकी वित्त की आवश्यकता समाप्त हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय कितना भी बड़ा और छोटा हो, उसे प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसे व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कहते हैं कि जब आपको दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता मानी होगी तो उसे हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कहेंगे। इसकी आवश्यकता माल का स्टॉक, प्राप्य बिल जैसी चालू संपत्तियों के लिए वेतन, मजदूरी, टैक्स और किराए जैसे वर्तमान खर्चों के भुगतान के लिए होती है। यही है जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन में काम आते हैं। जैसे आपको किसी को वेतन का पेमेंट करना है, कर्मचारी को आपने कोई कच्चा माल मंगाया है, भाड़े का पेमेंट करना है, आप अगर किराए से अगर व्यवसाय चला रहे हैं तो रेंट का पेमेंट करना है, बिल्डिंग के रेंट का, या फिर आपके बिजली का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, तो वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में आएगी, ठीक है। तो देखो, स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के विस्तार और विकास के साथ बढ़ जाती है। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता जाएगा उसी तरीके से कार्यशील और स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ती चली जाएगी। फिर बात आती है अपनी वित्त अथवा धन के स्रोतों का वर्गीकरण। इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसको कितने तरीके से विभाजित किया जाता है, कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है अवधि के आधार पर, समय के आधार पर, दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर और तीसरा आता है जुटाने के स्रोत के आधार पर। यहाँ हमने कोषों को 3 तरीके से विभाजित कर दिया, अवधि, स्वामित्व और जुटाने के स्रोत। तो अवधि तो अवधि से रिलेटेड होगी, दीर्घ अवधि, मध्य अवधि और अल्प अवधि। स्वामित्व मतलब खुद का पैसा है या फिर उधार लाया हुआ है, तो वो भी 2 तरीके से होगा स्वामित्व का। स्वामित्व कोष मतलब स्वामी का खुद का पैसा। ऋणगत कोष मतलब ऋण लिया है आपने, किसी से उधार लिया है। फिर बात आती है जुटाने के आधार पर, तो आप कंपनी के आंतरिक स्रोत से भी जुटा सकते हैं और कंपनी के बाहरी स्रोत से भी जुटा सकते हैं। आंतरिक स्रोत का मतलब कंपनी के अंदर का ही पैसा है, हम बाहर से पैसा नहीं लाए हैं। बाहरी स्रोत का मतलब कंपनी के अंदर का पैसा नहीं है, बाहर से हम कहीं से पैसा लाए तो वो बाहरी स्रोत में आ जाएगा। अवधि पे आते हैं। सबसे पहले दीर्घ अवधि की बात करें तो दीर्घ अवधि ऐसी होती है जब हमें 5 साल से ज़्यादा के लिए कोष की आवश्यकता होती है, तो हम दीर्घ अवधि में माना जाएगा पैसा। मध्य अवधि का मतलब 5 साल से कम लेकिन 1 साल से ज़्यादा जब हमें कोष की आवश्यकता होगी तो वो मध्य अवधि में। और अल्प अवधि का मतलब 1 साल से कम जब हमें कोष की आवश्यकता होगी तो वो अल्प अवधि में माना जाएगा। सबसे पहले देखिए दीर्घ अवधि में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। समतांशों से पैसा आ सकता है, संचित आय से आ सकता है, पूर्वाधिकार, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से भी आप ऋण ले सकते हैं, बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं। ये लंबी अवधि के लिए होता है कि अगर आपको लंबी अवधि के लिए पैसे की जरूरत है तो आप कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो अपन आगे वाले वीडियो में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी सिर्फ आपको सिर्फ थ्रोली जानने की ज़रूरत है कि हम कौन कौन से स्रोत होते हैं, कि हम वित्त के कोषों को कितनी तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दीर्घ अवधि समझ में आ गया कि समतांशों से ला सकते हैं। संचित आय, संचित आय का मतलब कंपनी के सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को घटाने के बाद में जो आय बचती है उन्हें संचित आय कहते हैं। मान लीजिए इस साल कंपनी का लाभ आपका हुआ है 5 लाख का और आपकी कंपनी का खर्चा हुआ है इस साल 3 लाख का, तो बचा कितना हमारा 2 लाख रुपए। इस 2 लाख को ही हम संचित आय कहते हैं, ठीक है। संचित करके रखा हुआ ऐसी आय को वो संचित आय में कहलाएंगे, ठीक है। मध्य अवधि की बात करते हो तो सबसे पहले बैंकों से आप ऋण ले सकते हैं। सार्वजनिक जमा, सार्वजनिक जमा मतलब सीधा आप जनता से मांग सकते हैं पैसा, कि जनता को आप सीधा कह सकते हैं हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट का पेमेंट करते हैं कि मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिए सीधे जनता से, और बैंक इस 1 लाख रुपए पे 10% का ब्याज दे रहा है, लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि हम आपको इस पर 20% का ब्याज देंगे, तो जनता किस में इन्वेस्ट करेगी? 20% वाले ब्याज दर में, ठीक है। तो वो सार्वजनिक जमा मानी जाती है। फिर आता है वित्तीय संस्थानों से आप ऋण ले सकते हैं और पट्टाधिवित भी कर सकते हैं। पट्टाधिवित का मतलब कि लीज फाइनेंसिंग, आप उसको पट्टे पे भी रखवा सकते हैं, गिरवी रखवा करके भी आप संपत्ति के बराबर का मूल्य लेके और उसको पैसे को यूज कर सकते हैं। फिर आती है अपनी अल्प अवधि की बात। तो अल्प अवधि में आता है अपना व्यापार की साख, उससे भी आप पैसा ले सकते हैं। व्यापार की साख का मतलब उधार खरीद सकते हैं माल को एक बार। आढ़त से भी आप पैसा ले सकते हैं, बैंक से भी पैसा ला सकते हैं और वाणिज्य पत्र से भी आप पैसा ला सकते हैं। तो ये तो हो गई अवधि के आधार पर 3 तरीके से, दीर्घ अवधि 5 साल से ज़्यादा, मध्य अवधि 5 साल से कम लेकिन 1 साल से ज़्यादा, और अल्प अवधि मतलब 1 साल से कम वाले। अब बात आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व वाले भी 2 होते हैं,
पहला तो समता अंश, ये कंपनी का खुद का पैसा होता है, बाहर का लाया हुआ नहीं होता है, इसलिए हम स्वामित्व का पैसा मानेंगे। संचित आय, संचित आय का मतलब पूरे हमारी जितनी भी आय थी उसमें से खर्चे घटाने के बाद में जो वास्तव की आय बची उसे हम रिटेन अर्निंग या फिर संचित आय कहते हैं। तो ये भी स्वामी का खुद का ही पैसा होता है। फिर आता है अपना ऋणगत कोष। तो वहाँ से हम ऋणगत में अपन कहाँ से उधार ले सकते हैं, ऋण पत्रों से, ऋण पत्र जारी करके भी आप पैसा ला सकते हैं, बैंकों से ऋण ले सकते हैं, वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकते हैं। वही बात आती है सार्वजनिक जमा, सीधे जनता से भी आप पैसा मांग सकते हैं। लीज वित्तीयन, लीज वित्तीयन का मतलब कि पैसे को आप संपत्ति को आप लीज पे रखवा के, गिरवी रखवा के भी आप पैसा ले सकते हैं। और वाणिज्यिक पत्र से, कमर्शियल पेपर से भी आप पैसा ला सकते हैं। तो ये स्वामीगत में भी दो, स्वामित्व कोष और ऋणगत कोष। ठीक है, स्वामित्व कोष स्वामी का खुद का पैसा, ऋणगत कोष मतलब आपने किसी से ऋण लिया है। फिर पर बात आते हैं स्रोत, ये कोष जुटाने के आधार पर। तो जुटाने के स्रोत के आधार पर दो है, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। आंतरिक में वही समता अंश पूंजी और संचित आय। आंतरिक मतलब कंपनी के अंदर के दो ही तरीके के पैसे हो सकते हैं, कंपनी का खुद का पैसा, तो वही कंपनी का खुद का पैसा कौन सा होता है, समता अंश और संचित आय। उसी तरीके से आंतरिक भी यही माना जाएगा, समता अंश पूंजी और संचित आय। बाकी बचा हुआ पूरा पैसा किस में माना जाएगा, बाहरी वाले में। तो बाहरी में वही वित्तीय संस्थानों से ऋण ले लिया, बैंकों से ऋण ले लिया, पूर्वाधिकार अंश जारी कर दिए, सार्वजनिक जमा से आपने पैसा मांग लिया, ऋण पत्र जारी करके, व्यावसायिक पत्र के द्वारा, व्यापारिक साख उधार माल खरीद लिया, फैक्टरिंग के द्वारा, और पट्टाधिकरण मतलब लीज पे लेकर के, गिरवी रख के भी आप पैसा ला सकते हैं। वैसे हम ये सब कुछ ब्रीफली आगे वाले वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। दीर्घ अवधि के एक एक पॉइंट, मध्य अवधि के एक एक पॉइंट, अल्प अवधि के एक एक पॉइंट को हम आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी के लिए गाइस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.